नमस्कार दोस्तों। हम लोग कर रहे हैं यहाँ यूथ कंपटीशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और अभी हम कर रहे हैं काव्य शास्त्र। तो चलिए इसी कड़ी में हम अगले प्रश्नों को देख लेते हैं। ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? ऑप्शन है रस, ध्वनि, वक्रोक्ति, अलंकार। तो यहाँ रस को जो है ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। तैत्तिरीय उपनिषद की यह मान्यता है कि रसो वै सह अर्थात रस जो है आनंद स्वरूप ब्रह्म है। अब संप्रदाय और प्रणेता को देख लेते हैं। प्रणोता लिखा हुआ है। वक्रोक्ति कुंतक, ध्वनि संप्रदाय जो है आनंदवर्धन, अलंकार संप्रदाय भामा। अब अगला प्रश्न है मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है। ये चार ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। अतिमानवीय पौराणिक पात्रों से, विज्ञान लेखन से, प्रौद्योगिकी से, यथार्थवाद से। तो इसका सही उत्तर है ए, मिथक का घनिष्ठ संबंध अतिमानवीय पौराणिक पात्रों से होता है, जबकि विज्ञान लेखन, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी तथा यथार्थवाद से मिथक का संबंध नहीं होता है। ये तीनों वास्तविकता से संबंधित होते हैं। चलिए तीसरा जो आज का प्रश्न है, इससे पहले हमने 30 किए थे और आज की वीडियो में हम 30 से आगे कर रहे हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये काव्य लक्षण जो है किसका है? तो ऑप्शंस में है आचार्य विश्वनाथ, मम्मट, पंडित जगन्नाथ और आचार्य भरत। तो ऑप्शन हो गया सी, ये पंडित राज जगन्नाथ ने कहा है रमणीयार्थ प्रतिपादक काव्य शब्द काव्यम। इसके साथ ही शब्दार्थों सहित काव्यम, यह किस आचार्य का कथन है, यह आप कमेंट में मुझे बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर हम कथन देख लेते हैं। देखिए यहाँ मुझे लगता है, हाँ देखते हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये पंडित राज जगन्नाथ। वाक्यम रसात्मक काव्यम आचार्य विश्वनाथ। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, ये आचार्य भरत मुनि का कथन है। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, ये आचार्य मम्मट का कथन है। काव्य प्रयोजन की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों ये यहाँ ध्यान देना, कभी भी आप प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं तो ये ध्यान दें कि सही है और सही नहीं है। कई बार इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है और हम जल्दीबाजी में पूरा प्रश्न ठीक से देख नहीं पाते हैं। तो काव्य प्रयोजन की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत है? इससे यश प्राप्त होता है, आर्थिक लाभ होता है, आनंद प्राप्त होता है, शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये जो डी ऑप्शन है, शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता है, यह गलत है। ऑप्शन देख लेते हैं हम, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। तो शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता है, ये गलत है। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में कथन देख लेते हैं। यश की प्राप्ति, अमंगल का नाश, आर्थिक लाभ, आनंद प्राप्त, इससे चरम विश्रांति की प्राप्ति। तो ये सारे जो है काव्य रचना है उसके संदर्भ में, उससे प्राप्ति के संदर्भ में यहाँ काव्य प्रयोजन के लिए दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्वानों ने काव्य हेतु की दृष्टि से किस तत्व को आवश्यक नहीं माना है? तो प्रतिभा, व्युत्पत्ति, ईश कृपा, अभ्यास। तो ऑप्शन बी, ईश कृपा यानी ईश्वर की कृपा को नहीं माना है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को माना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो ध्वनि के दो प्रमुख भेद माने गए हैं, लक्षणामूला और व्यंजनामूला। लक्षणामूला को अविवक्षित वाच्य ध्वनि भी कहते हैं। अविवक्षित वाच्य ध्वनि के भी दो भेद माने गए हैं। अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि लक्षणामूला ध्वनि का ही एक भेद है। तो ऑप्शन ए इसमें है, ये सही नहीं है। ध्वनि के दो प्रमुख भेद जो बताए हैं, लक्षणामूला और व्यंजनामूला। अब व्याख्या एक बार इसकी हम देख लेते हैं कि ध्वनि के दो प्रमुख जो भेद माने गए हैं, लक्षणामूला, व्यंजनामूला कथन ध्वनि सिद्धांत के संबंध में नहीं है। ध्वनि सिद्धांत के संबंध में जो कथन है वो है लक्षणामूला को विवक्षित वाच्य ध्वनि कहते हैं। अविवक्षित वाच्य ध्वनि के भी दो भेद माने गए हैं। अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि लक्षणामूला ध्वनि का ही एक भेद है। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक जो है आनंदवर्धन है और आनंदवर्धन के ने ध्वनि के तीन भेद बताए हैं। ये कौन कौन से हैं देख लेते हैं। वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि। अगला प्रश्न है अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन जो गलत है? तो ऑप्शन यहाँ चारों देख लीजिए। अनुकरण से अरस्तु का अभिप्राय भावनापूर्ण अनुकरण से है। अनुकरण भी एक सर्जन क्रिया है।
अनुकरण के संबंध में प्लेटो का और अरस्तु के मत में कोई अंतर नहीं है। अनुकरण को नया अर्थ प्रदान कर अरस्तु ने कला और स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया है। तो ऑप्शन सी जो है इसका गलत है कि अनुकरण के संबंध में प्लेटो और अरस्तु के मत में कोई अंतर नहीं, दोनों के मत में अंतर है। यहाँ इन दोनों में गुरु शिष्य का संबंध है और आप इनके विषय में डिटेल में किसी काव्य शास्त्र से संबंधित पुस्तक में देख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ मुख्य रूप से ये जान लेते हैं कि ये दोनों गुरु शिष्य थे और इन्होंने विचार पर और रचना में अनुकरण के महत्व पर विशेष बल दिया है। आगे देख लेते हैं इसका डिटेल आंसर। अरस्तु की अनुकरण से संबंधित कथन देख लेते हैं। अनुकरण से अरस्तु का अभिप्राय भावनापूर्ण अनुकरण से है। अनुकरण भी एक सर्जन क्रिया है। अनुकरण को नया अर्थ प्रदान कर अरस्तु ने कला और स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया है। अनुकरण काव्य के रूप में त्रासदी, महाकाव्य तथा प्रहसन का विवेचन तथा माध्यम, विषय एवं पद्धति के आधार पर इसका पारस्परिक भेद प्रकट किया है। अनुकरण के संबंध में प्लेटो और अरस्तु के मत में अंतर है। तो ये इसकी व्याख्या है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है लोंजाइनस के उदात्त तत्व विषयक विवेचन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन देख लीजिए। लोंजाइनस के उदात्त तत्व के 3 पक्ष हैं, अंतरंग, बहिरंग, विरोधी तत्व। बी में है महान विचारों की उद्भावना अंतरंग तत्वों के अंतर्गत आती है। समुचित अलंकार योजना और उत्कृष्ट भाषा बहिरंग तत्व के अंतर्गत मानी गई। लोंजाइनस हर स्थिति में साहित्य में गरिमामय भाषा प्रयोग के पक्षधर थे। तो यहाँ ध्यान देना होगा कि सही कौन सा नहीं है। तो डी सही नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर हर स्थिति में साहित्य में गरिमामयी भाषा के प्रयोग के पक्षधर यह वैसे भी जो है ये बहुत स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि हर स्थिति में हम गरिमा में और बहुत ही सदी हुई भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार का विचार यहाँ लोंजाइनस भी रखते हैं। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। यानी उपरोक्त जो 3 ऑप्शन है इसमें गलत बताना था, तो ऊपर से 3 जो विकल्प है वो सही है लोंजाइनस के विचार में, और चौथा जो है यह गलत है। डिटेल हम आप यहाँ पे इस व्याख्या में देख सकते हैं। अगले प्रश्न में देखते हैं। भरत की रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र के व्याख्याकारों में से किस विद्वान की व्याख्या अभिव्यक्तिवाद कहलाती है। तो अभिव्यक्तिवाद जो है अभिनवगुप्त जो है उसकी व्याख्या को कहते हैं, और ऑप्शन यहाँ डिटेल में हम इसकी व्याख्या देख सकते हैं कि भरत के रस निष्पत्ति व्याख्याकारों में अभिनवगुप्त की व्याख्या को अभिव्यक्तिवाद कहते हैं। भट्ट लोलट की व्याख्या उत्पत्तिवाद है और आरोपवाद कह सकते हैं इसे। शंकु की व्याख्या अनुमितिवाद या और भट्ट नायक की अभिव्यक्ति जो है यानी व्याख्या जो है भुक्तिवाद या भोगवाद कहलाती है। अब कौन सा कथन सही है? अभी तक हम जो पढ़ रहे थे उसमें था कौन सा कथन गलत है, अब कौन सा सही है। अलंकार काव्य में शोभा उत्पन्न करते हैं। गुण काव्य के कला पक्ष से संबंधित घटक है। काव्य में अलंकार अनिवार्य होते हैं, माफ कीजिएगा। गुण काव्य में शोभा उत्पन्न करते हैं। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस प्रश्न को हटा दिया गया था, गलत माना गया था, इसलिए अब नीचे जो है इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। तो सही उत्तर यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन व्याख्या देख सकते हैं। तो काव्य में अलंकार अनिवार्य होते हैं। गुण काव्य में शोभा उत्पन्न करते हैं। अलंकार काव्य में शोभा उत्पन्न करते हैं। गुण काव्य के कला पक्ष से संबंधित घटक है। तो जितने भी काव्य शास्त्रीय जो विद्वान थे उन सभी ने इस प्रकार के विचार दिए हैं, लेकिन इस प्रश्न को यहाँ हटा दिया गया है, क्योंकि यह किसी विचारक का नाम या किसी एक पक्ष पर केंद्रित दिखाई नहीं देता है। ये सभी महत्वपूर्ण पक्ष दिखाई देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चिर जीव जोरी जुरै क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर। इस दोहे में है, ऑप्शन देखें, अभिधा मूला शब्दा व्यंजना, लक्षणा मूला शब्दा व्यंजना शाब्दी व्यंजना, प्रयोजनवती सारूपा लक्षणा और गौणी साध्य वसाना लक्षणा। तो इसमें ऑप्शन ए इसका सही है। अभिधा मूला शब्दी व्यंजना जो है ये यहाँ पर है। आगे देख लेते हैं। इस दोहे में अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना का वर्णन है। इस दोहे में श्लेष अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कलाओं में विचक्षणता, प्रीति तथा कीर्ति को किस आचार्य ने काव्य प्रयोजन माना है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। भामा जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कलाओं में ये विचक्षणता, प्रीति तथा कीर्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं। अब ये यहाँ इसके कुछ व्याख्याएं हैं जो आप चाहें तो इसको पढ़ लेंगे। आगे बढ़ जाते हैं हम। कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण किसने प्रतिपादित किया है।
ऑप्शंस में है नंदुलाल वाजपेयी, बाबू श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, बाबू गुलाब राय। तो आंसर सही इसका हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। तो कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण डॉक्टर नगेंद्र ने प्रतिपादित किया है। और बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। और नगेंद्र के अनुसार क्या है, कवि की अनुभूति के साथ साथ परिवेश भी महत्व रखता है। और नगेंद्र श्याम सुंदर दास के अनुसार सहृदय की चित्त की बात होती है। अब यहाँ अगला प्रश्न देख लेते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति के संबंधित कौन सा कथन सही है। अभी हमने देखा कि शब्द शक्ति जो है पिछले वीडियो में आप देखेंगे अभिधा, व्यंजना और लक्षणा 3 प्रकार की होती है। अब इसमें देख लेते हैं कौन सा इसमें सही नहीं है लक्षणा के संदर्भ में। ऑप्शन है, किसी शब्द का मुख्य अर्थ बाधित होने पर उसका अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता है। यह अन्य अर्थ किसी रूढ़ि के आधार पर ग्रहण किया जाता है। किसी प्रयोजन के आधार पर भी अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा। देखिए, अभिधा में हम जो कहते हैं उसी का सीधा सीधा वही अर्थ निकलता है। जैसे राम आम खाता है, घोड़ा घास चरता है, या राम स्कूल गया, इस तरीके से। लेकिन लक्षणा में क्या होता है, हम कुछ कहते हैं और उसका जो संबंध वो सीधा सीधा अर्थ वही नहीं होता जो कहा गया है, लेकिन उसका संबंध जो कहा गया है उससे जुड़ा हुआ आता है, यानी सहसंबंध होता है, वो जुड़ा हुआ है। तो ये जो ऑप्शन है इसमें बी, कि इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता, नहीं, मुख्य अर्थ से इसका संबंध होता है। डिटेल हम यहाँ पर देख सकते हैं व्याख्या, कि इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से संबंध नहीं होता है। इस कथन जो है, यह कथन जो है लक्षणा शब्द शक्ति के संबंध में सही नहीं है। लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित सही कथन जो है वो इस प्रकार है, किसी शब्द का अर्थ बाधित होने पर उसका अन्य अर्थ ग्रहण करते हैं। किसी प्रयोजन के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, पर अन्य अर्थ किसी रूढ़ि के आधार पर ग्रहण किया जाता है। अब आचार्य शुक्ल ने बिंबवाद का प्रवर्तक किसे माना है। ऑप्शंस में है हुल्मे, फ्लिंट, रिचर्ड एलिंगन, लॉवेल। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर दिया गया है, फ्लिंट को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें हम देखते हैं कि जो बिंबवाद पर एक जो घोषणा पत्र है 1908 ईस्वी में फ्लिंट और हुल्मे ने प्रकाशित किया था। और आचार्य शुक्ल जो है उन्होंने फ्लिंट को बिंबवाद का प्रवर्तक माना था। बिंबवादी जो है ना प्रमुख लेखक एजरा पाउंड, लॉवेल, एलिटल, D.H. लॉरेंस, रिचार्ड और एलिंगटन है। तो बिंब किसे कहते हैं, किसी भाव, विचार, वस्तु, घटना आदि का संवेद्य काल्पनिक शब्दबद्ध सम्मूर्तन को, प्रभाव को बिंब कहते हैं। बिंब 2 प्रकार के होते हैं, इंद्रिय और मानस। तो आगे ये मुक्तिबोध के अनुसार यहाँ दिया गया है। और अगला प्रश्न देखते हैं, रश्मि निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का मत है। तो मैंने आपको बताया था कि इसको आप याद करने के लिए ऐसे रख सकते हैं, लोलट यानी ललना। ललना की क्या होती है, उत्पत्ति। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ललना की उत्पत्ति, यानी लोलट का जो है विचार जो है उत्पत्तिवाद होगा। ऑप्शन बी देख लीजिए यहाँ पर, ऑप्शन बी सही है। अब नीचे हम देख लेते हैं वाद और उसके जो जिन्होंने उस वाद को दिया है उसके आचार्य। तो अनुमतिवाद शंकुक, यानी आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, शंका होने पे आप अनुमति लेते हैं। भुक्तिवाद भट्टनायक, इसको भोगवाद भी कहते हैं। अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य शास्त्रियों के उनके सिद्धांत से सुमेलित करके सही कूट का चयन करना है। रिचर्ड्स, अरस्तु, इलियट, कॉलरिज और इनके सिद्धांत अनुकरण, निर्वैयक्तिकता सिद्धांत, कल्पना सिद्धांत, मूल्य सिद्धांत। तो अब ऑप्शन हम देखते हैं कि अगर इसमें से इस कूट में से आपको देखना होगा पहले एक किसके साथ होगा। तो अनुकरण का सिद्धांत को आप देखेंगे तो ए बी अरस्तु से आप मिला सकते हैं। तो आप इस हिसाब से देख लीजिए कि बी का पहला हो गया। तो ये 2 ऑप्शन है बी का पहले में, तो यानी ए और डी, तो इन्हीं में से आपको देखना पड़ेगा। चलिए आगे देख लेते हैं, कॉलरिज को देखेंगे तो कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत है, तो डी का 3 ऑप्शन है। तो ये डी का 3 यानी कि इसी 2 से कूट आपका मिल गया है कि डी का 3 में ये ऊपर वाला है और बी का फर्स्ट है। तो डी का 3 और बी का फर्स्ट पहले वाले में, तो यही होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऐसे जब आपको इनमें से 1 या 2 आ रहा होगा तो जो पहले आता है उसको मिलाकर देखें और उसको विकल्प में देखें, तो आप जल्दी इसको सॉल्व कर पाएंगे। डिटेल देख लेते हैं हम यहाँ पे। आइए, रिचर्ड्स जो है इनका मूल्य सिद्धांत है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है, इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है और कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत है। कॉलरिज जो है गौण कल्पना की और मुख्य कल्पना की बात करते हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं कि कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। यह कथन किस विचारक का है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं हम।
इसका आंसर होगा बी इलियट। इलियट कहते हैं कविता भाव या भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है और व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। यह कथन इलियट का है। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ये क्वेश्चन कुछ कंप्लीट होते हैं। कुछ और क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसके साथ। तो ये अगला प्रश्न है, वयोनुरूप प्रथमस्तु वेशानुरूपश्च गतिः प्रचारः। औचित्य के संदर्भ में उक्त कथन किस आचार्य का है? तो इसके ऑप्शंस हम देख लेते हैं। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका ऑप्शन आचार्य भरत मुनि इसमें सही है। औचित्य के संदर्भ में उचित कथन जो है आचार्य भरत मुनि का है। अगला प्रश्न है, काव्य अलंकार सूत्र इनमें से किसकी रचना है? तो काव्य अलंकार जो है, इसके सारे ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं और इसका ऑप्शन डी वामन की रचना का नाम है काव्य अलंकार सूत्र। यहाँ व्याख्या में हम अन्य आचार्य जो है उनकी रचनाओं का नाम भी देख सकते हैं। अगला, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते कथन किस आचार्य का है? ऑप्शंस देख लीजिए, मम्मट, दंडी, वामन और आचार्य रुद्रट। तो इसके ऑप्शंस हम देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी यानी कि यह कथन दंडी का है। काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते कथन दंडी का है और काव्यदर्श में यह है उल्लिखित है। नीचे हम कुछ आचार्य के बारे में देख लेते हैं। आचार्य मम्मट लिखते हैं, अंगाश्रितास्त्वलंकारा मंतव्याः कटकादिवतः। ये मम्मट कहते हैं। सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति वामन कहते हैं। ननु शब्दार्थ काव्यम रुद्रट कहते हैं। अदोषो सगुणो सालंकार च शब्दार्थ काव्यम उक्त कथन किस आचार्य का है? तो इसमें ऑप्शन में जयदेव, हेमचंद्र आनंदवर्धन और विश्वनाथ है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें हेमचंद्र इसमें दिया गया है। आगे देख लेते हैं। उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में उसने किया है। किसने किया है? ऑप्शन में जॉन बार्थ, लियोतार, पीटर बर्जर, फ्रेडरिक जेमिसन। तो ऑप्शन ए उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में जो है ये बार्थ ने किया है, जॉन बार्थ। तो चलिए अगला प्रश्न है, व्यंग्य जीव है कवित्व में, शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य है, वर्ण व्यंग प्रसंग। तो ये ऑप्शंस इसमें देख लीजिए और ऑप्शन डी जो है प्रताप शाही इसका सही आंसर है। यह है उक्ति किसने कहा है? तो प्रताप शाही ने कहा है। ऑप्शन देखिए, भिखारीदास कहते हैं, रस व्यक्ति परिपक्वता जाने रसिक न और होत कवित्व में चतुराई जगत राम वश होई। ये कुलपति मिश्र का कथन है। 5वां विवेचन सिद्धांत के प्रवर्तक, ऑप्शंस आप ये 4 देख सकते हैं, लोंजाइनस, अरस्तु, कॉलरिज, इलियट। तो बी आंसर इसका सही है, अरस्तु। ये विवेचन सिद्धांत के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम इधर डिटेल देख लेते हैं। लोंजाइनस उदात्तता का सिद्धांत है, इसकी रचना जो है पेरिहुप्सुस याद रखिएगा। कॉलरिज कल्पना का सिद्धांत है और उसके बाद इलियट निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत है। विशिष्ट पद रचना रीति कथन किस आचार्य का है? तो ऑप्शन ए ही इसका सही हो गया, आचार्य वामन। इनका जो है विशिष्ट पद रचना रीति कथन आचार्य वामन का है। अन्य आचार्यों के कुछ कथन है, ये हम डिटेल में आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, समग्र वक्रोक्ति का ही प्रपंच है, इससे अर्थ में रमणीयता आती है, कवि को इसके लिए प्रयास करना चाहिए क्योंकि इसके बिना कौन अलंकार संभव है। यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति जो है ऑप्शन ई भामा की है। तो अब यहाँ चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसकी डिटेल यहाँ पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है और माफ़ कीजिएगा, और आज का अंतिम प्रश्न हम ले रहे हैं, इसके बाद फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अभिनव गुप्त का काव्य विद्या गुरु किसे माना जाता है? तो ये 5 ऑप्शन है। जैसे दोस्तों बीपीएससी में 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसी प्रकार कहीं कहीं पे 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। आप इसमें देख सकते हैं, भट्टनायक, लोलट, आनंदवर्धन, शंकुक और भट्टतौड़। तो इसका जो ऑप्शन में ई है, अभिनव गुप्त के जो काव्य विद्या गुरु है भट्टतौत को माना जाता है। अन्य जो जानकारी आप इसे देख सकते हैं। मैंने कहा था अंतिम प्रश्न है, लेकिन मुझे लगता है प्रश्न 60 तक इसको पूरा कर लेना चाहिए। 2 और प्रश्न लेकर हम वीडियो को पॉज करेंगे। आज के लिए यहीं पर रोकेंगे। नाट्य वेद हेतु ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के से क्रमशः लिए गए हैं। तो क्रमशः क्या क्या लिया गया है? तो ऑप्शंस ये आपके 5 ऑप्शंस हैं। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का प्रश्न है ये, और देखिए इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो ऑप्शन है ये है, नाट्य वेद हेतु ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को क्रमशः पाठ्य
अभिनय, गान, रस लिए गए हैं। तो ये इसका पाठ्य रस, अभिनय और गान, ये ई ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल है और 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं और चतुष्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसमें 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। सामवेद में सोम यज्ञों में वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों को गेय पदों के रूप में सजाया गया है। अथर्ववेद जन साधारण में प्रचलित मंत्र, तंत्र, टोने टोटके का संकलन है। ऋग्वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले को होत्रु कहते हैं। सामवेद के पाठकर्ता को या उद्रात्री कहते हैं। तो इस प्रकार ये 59वां प्रश्न हो गया। अब 60वां प्रश्न ले रहे हैं, अभिव्यंजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ भी देखिए, यानी छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में जो है, हाँ, जब हम परीक्षा देते हैं तो वहाँ 5 ऑप्शन दिखाई देती हैं और ये पाँचों यहाँ इसका ऑप्शन है। और 5वां विकल्प इसका सही है, अभिव्यंजना ही कला का रूप है। तो ये देखिए, अभिव्यंजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये अभिव्यंजना मानसी चित्र है, सहजानुभूति की अभिव्यंजना है, अभिव्यंजना ही की बाह्य अभिव्यक्ति अनिवार्य है, शब्द, रेखा, चित्र आदि अभिव्यंजना के उपकरण मात्र हैं और ये ऑप्शन है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, ये है अभिव्यंजना ही कला का रूप है, यह सही नहीं है। और इसकी व्याख्या को आप यहाँ से डिटेल में देख सकते हैं। तो चलिए, आज जो है, आज के प्रश्न खत्म होता है और उसके बाद हम मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद और पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए।